Hello and welcome all of you. So आज के लेक्चर में हम लोग कुछ पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन देखेंगे, जैसे एटॉमिक मास होगा, मोलिकुलर मास होगा, या एवरेज एटॉमिक मास किसको कहेंगे, या फार्मूला मास किसको कहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट्स को हम आज देखेंगे, ठीक है। तो इन फ्यूचर ये पॉइंट्स आपको बहुत सारी जगह पे यूज़ होंगे, तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियरली आप अंडरस्टैंड या समझ लो, है ना। तो उसके बाद में अगले जो पॉइंट्स आएंगे तो उसके अंदर में बहुत सारी जगह पे हम उसको यूज़ भी करेंगे, है ना। सीधे से सिर्फ नाम ही लिखेंगे, तो वो एक्चुअल में होता क्या है और उसको किस टाइप से यूज़ किया जाता है, तो वो हमें आज के लेक्चर में हमें देखना है। तो हम आज के लेक्चर में देखेंगे एटॉमिक एंड मोलिकुलर मासेस। आज के लेक्चर में देखेंगे एटॉमिक एंड मोलिकुलर मासेस, ठीक है। मतलब एटॉमिक मास क्या होता है और मोलिकुलर मास क्या होता है, एटॉमिक एंड मोलिकुलर मास के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये वन बाय वन हम जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या डिफरेंस होगा दोनों में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एटॉमिक मास मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, एटॉमिक मास वो होता है जिसके अंदर में क्या हो, उसका कोई मास हो, मतलब कोई एलिमेंट अगर जो है तो एलिमेंट का क्या होगा, मास होगा। क्योंकि हम लोग मैटर की डेफिनेशन करते हैं, मैटर इज नथिंग बट एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, ठीक है। ऐसे कोई भी चीज़ जो क्या करती है, जगह को घेर लेती है, या उसका कोई क्या होता है, वजन होता है, ठीक है। तो ये हम मैटर के बारे में कहते हैं। तो अब अलग अलग एलिमेंट जो होते हैं तो उनका मास होता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि हाइड्रोजन का अगरचे मास की अगर हम बात करें तो वो कैसा होता है, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। कैसे होगा, वेरी वेरी स्मॉल, है ना। अब अगर हम हाइड्रोजन की मास की अगर बात करें 1.67, देखिए 1.6736 इंटू 10⁻⁻⁻⁴ ग्राम, -24 ग्राम, ठीक है। ये हाइड्रोजन का मास की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर से देखें तो कैसा है, बहुत स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल, है ना, बहुत एकदम, ठीक है ना। तब होता क्या है कि ऐसे जो मास होते हैं, है ना, जिनका एटॉमिक मास बहुत कम होता है, ठीक है, तो ऐसी स्मॉल क्वांटिटी को मेजर करना थोड़ी सी दिक्कत वाली बात होती है, बहुत स्मॉल है ना। तो ऐसे छोटी छोटी एकदम स्मॉल एटॉमिक मासेस को चेक करना या उसको जज करना या उसको मेजर करना, ये बहुत, है ना, मुश्किल काम है। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि ऐसा कुछ हो जिससे हम लोग एटॉमिक मास क्या कर सकें, इजीली मेजर कर सकें, ठीक है। तो अब प्रेजेंट सिस्टम में हम क्या करते हैं, मतलब आज की सिस्टम में, कि कोई भी मास हो, कोई भी एटम का मास हो, तो हम उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। किसके साथ कंपेयर करते हैं, C12 मास ऑफ कार्बन, C12 मास ऑफ कार्बन के साथ में क्या करते हैं, कोई भी एलिमेंट के मास को हम कंपेयर करते हैं, C12 कार्बन 12 के मास के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक। तो अब इसके अंदर में होगा क्या कि ये जो C12 लिख रहे हैं तो ये एटॉमिक मास है कार्बन का, जो कि एग्जैक्टली कितना आता है, 12.000। इसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्या लिख रहा हूँ मैं, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। क्या रहेगा, एटॉमिक मास यूनिट बताते हैं, ठीक है। क्या बताता है, एटॉमिक मास यूनिट बताता है बच्चों, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो अब बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो बाकी के एलिमेंट्स को अब क्या किया जाने लगा, C12 जो एटॉमिक मास है कार्बन का, उसके साथ में उसको कंपेयर करने लगे, मतलब उससे रिलेट करके चेक करने लगे, है ना। जैसे अब हाइड्रोजन का बहुत स्मॉल है, तो इतनी स्मॉल क्वांटिटी को मेजर करना दिक्कत होगी, है ना। तो इसलिए क्या किया कि C12 का जो मास है, मतलब कार्बन का जो मास है, वो एग्जैक्टली कितना आ रहा है, 12। तो इसके साथ में कंपेयर करने लगे, दूसरे एलिमेंट्स की कंपैरिजन कार्बन 12 के मास के साथ करने लगे, एटॉमिक मास के साथ करने लगे, ठीक है ना। एटॉमिक, जिसको कहा जाता है एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, ठीक है।
ओके, तो एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट यूज़ करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट यूज़ करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो 1 एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन करेंगे हम, है ना? किसको? 1 AMU को, 1 AMU, 1 AMU, है ना? 1 AMU is defined as mass exactly equal to the, यहाँ पे लिखो mass exactly equal to the 1/12 of mass of 1 carbon, 1/12 of mass of C12 carbon atom, C12 carbon atom, mass of 1 C12 carbon, ठीक है? मास ऑफ 1 C12, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, मास ऑफ 1 C12 कार्बन आ गया। तो इसको बोलेंगे हम लोग 1 AMU मास, है ना? 1 AMU, है ना? कैन बी एक्सप्रेस और द मास एग्जैक्टली इक्वल टू द 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है? तो अब इसको कैसे देखेंगे? जैसे मान लो 1 AMU को हमें डिफाइन करना है, 1 AMU, जहाँ पे 1 AMU को क्या करना है? डिफाइन करना है। तो वो कैसे करेंगे? 1 AMU इज इक्वल टू 1 AMU इज इक्वल टू 1/12, है ना? 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 इंटू मास ऑफ 1 C12 कार्बन एटम, है ना? ओके, अब यहाँ पे वैल्यू अगर जब पुटअप करें मास ऑफ 1 C12 कार्बन की, तो हमें मिलेगा, ठीक है, 1.9926 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻⁻23 आ गया 1/12 इंटू। अब इसको जब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1.6605, टेन रेज़ टू पावर 24 ये ग्राम, ठीक है? ये 1 AMU की वैल्यू हो गई, 1 AMU, इतनी वैल्यू होगी 1 AMU की, 1.6605, 6 भी बोल सकते हैं आगे, ठीक है? यहाँ पे 6 लगा लो, आएगा, ठीक है? ये आप अपने लेवल पे कर सकते हो, ठीक है? तो ये 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू हो गई, ठीक है? ओके, तो ये हो गया एटॉमिक मास के बारे में। लेकिन अभी रिसेंटली हम जो AMU यूज़ कर रहे थे, मतलब एटॉमिक मास यूनिट यूज़ कर रहे थे, तो उसकी जगह पे अब किसको यूज़ किया जा रहा है? उसको यूज़ किया जा रहा है यूनिफाइड मास यूनिट से, यूनिफाइड मास यूनिट, यहाँ पे लिखो यूनिफाइड मास यूनिट यूज़ कर रहे हैं, यूनिफाइड मास यूनिट यूज़ कर रहे हैं, है ना? यूनिट, इसी को डाल्टन कॉल्ड डाल्टन, है ना? इसी को सिंबल यूज़ किया जाता है यूनिफाइड मास यूनिट को U, है ना? इसी को प्रोनाउंस करते हैं दा। कैसे प्रोनाउंस करते हैं? दा, DA, दा, ठीक है? आ गया? तो ये एटॉमिक मास यूनिट के लिए यूज़ किया जाता है, ओके? तो आप अलग अलग एक क्वेश्चन आप अपने लेवल पे कर सकते हो, मैं दे देता हूँ, आप रिटर्न में
है ना, मैं ओरली आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए, मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन, क्वेश्चन लिखिए, मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन, mass of an atom of oxygen, mass of an atom of oxygen in gram is 26.56896 into 10 raised to power 24 minus 24 gram into 10 raised to power minus 24 ग्राम, ठीक है। ग्राम में वैल्यू दी हुई है, मास, ऑक्सीजन मास की वैल्यू दी हुई है ग्राम में। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इन यू, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इन यू, किस में कैलकुलेट करना है अपने आपको, यू, ठीक है, ऐसे यू में कैलकुलेट करना है, मतलब हमें क्या यूज़ करना है, यूनिफाइड मास निकालना है ऑक्सीजन का, ठीक है, यूनिफाइड मास निकालना है ऑक्सीजन का, ठीक है। अब ये हो गई, ये ऑक्सीजन के बारे में दिया हुआ है, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन का है, लेकिन हमने 1 AMU की वैल्यू कितनी निकाली बच्चों, 1.66056 इंटू 10 raised to power 24, ये यूज़ करो, है ना। 1 AMU की वैल्यू 1.66056 इंटू 10 raised to power minus 24 ग्राम, ये यूज़ कर रहे हैं, बराबर। एक के लिए उतना आएगा, ठीक है, बराबर। तो है ना, एक के लिए इतना है इज इक्वल टू 1 AMU, ठीक है। तो 26.56896 इंटू 10 raised to power 24 के लिए कितना होगा, हाउ मच, अगर एक AMU के लिए इतना है तो 26.56 इसके लिए कितना होगा, ये आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे, निकालने के लिए सिंपल तरीका क्या यूज़ करेंगे हम लोग, यहीं पे बता देता हूँ, चलिए यहीं पे बता देता हूँ, इसको इरेज कर दूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना, मास ऑफ गिवन ऑक्सीजन एटम डिवाइडेड बाय 1 AMU वैल्यू इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है मास, 16 ग्राम होता है ना, 16 यूनिट, 16.0 यूनिट। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ये इक्वेशन सॉल्व कर लो, तो इक्वेशन के बाद में आपको मिलेगा मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसको सॉरी यहाँ पे इसको अगर से कैलकुलेट करोगे, सॉरी इसको अगर कैलकुलेट करोगे 26.56896 इंटू 10 raised to power 24 डिवाइडेड बाय, है ना, ये ऑक्सीजन का दिया हुआ है, 1 मास की वैल्यू ये है, तो इसको डिवाइड कर दो, है ना, डिवाइड कर दो इससे, तो हमें ये वैल्यू मिलेगी ऑक्सीजन के लिए। तो इसी हिसाब से हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। सिमिलरली मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम क्या निकल सकता है, 1.0080 यूनिट। हाइड्रोजन के लिए कितना निकलेगा, ये हाइड्रोजन के लिए आएगी, वैल्यू हाइड्रोजन के लिए मिलेगी आपको, ठीक है। ये हो गया एटॉमिक मास। अब आगे बढ़ते हैं, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे अभी। अब एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, तो एवरेज एटॉमिक मास में इसको इरेज कर देता हूँ, ये हो गया आपका, ठीक है। अब एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे वो देखेंगे, मतलब एक्चुअल में होता क्या है और उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। ये हो गया, इसको इरेज कर दूँ, चलिए इरेज कर देता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एवरेज एटॉमिक
एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास के बारे में देखेंगे। ठीक, अब एक चीज़ यहाँ पे समझो कि एवरेज एटॉमिक मास मतलब कैसे निकालेंगे और क्या होता है। हम बहुत सारे एलिमेंट्स देखते हैं, बहुत सारे एटम्स के एलिमेंट्स देखते हैं, तो बहुत सारे एटम्स के एलिमेंट्स क्या करते हैं, हमें अलग अलग नज़र आते हैं। जैसे मान लो कि कार्बन अगर है तो कार्बन के हमें अलग अलग एलिमेंट्स नज़र आते हैं। कैसे अलग एलिमेंट्स कैसे नज़र आएंगे, जैसे हम उसको कहते हैं आइसोटोप्स, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट, है ना। एक ही एटम के एलिमेंट रहेंगे लेकिन उनके अंदर में उनका मास कैसा होगा, डिफरेंट होगा। जैसे कार्बन के अगर आइसोटोप्स की बात करें तो कार्बन के आइसोटोप्स मतलब क्या होते हैं, 3 होते हैं। कार्बन के आइसोटोप्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। जैसे C12, C13 और C14, है ना। C12, C13 एंड C14, उसको ऐसे लिखेंगे हम लोग। ये C12 एक आइसोटोप हो गया, C13 सेकेंड एंड C14 थर्ड। ठीक, तो ये आइसोटोप्स हैं। अब आइसोटोप्स किसको कहेंगे, पहले तो ये देखो आइसोटोप्स किसको कहेंगे, है ना। आइसोटोप्स उन्हें कहा जाता है जो क्या होते हैं, एक ही एटम के एलिमेंट होते हैं, एटम्स ऑफ, है ना, सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम्स होंगे, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर सबका डिफरेंट आ रहा है ना। इनके सभी का एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, 666 सभी का। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, इट इज कॉल्ड आइसोटोप्स। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर, तो उनको कहेंगे आइसोटोप्स। तो बहुत सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स शो करते हैं। जैसे नाइट्रोजन 2 टाइप के क्या करता है, आइसोटोप्स शो करता है, जिसको हम कहते हैं N14 एंड N15। ठीक, अब ऑक्सीजन भी क्या करता है, 3 टाइप के आइसोटोप्स बताता है। नाइट्रोजन क्या करता है, 2 टाइप के, क्या रहेगा, N14 क्या और दूसरा N15। ऑक्सीजन 3 टाइप के बताता है, एक 16, एक 17 वाला और एक 18, है ना। ये आइसोटोप्स हैं ऑक्सीजन के, ये नाइट्रोजन के आइसोटोप, ये दिस वन इज कार्बन आइसोटोप। अब यहाँ पे भी सभी का एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन मास नंबर देख रहे हैं आप लोग, मास नंबर कैसा है, डिफरेंट है। यहाँ पे 16, 17, 18 ऐसे, तो उनको आइसोटोप्स कहेंगे। तो अब ये जो आइसोटोप्स हैं, तो ये आइसोटोप्स का हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। आइसोटोप्स का क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो उसी को कहते हैं हम लोग एवरेज एटॉमिक मास। उसी को क्या कहेंगे, एवरेज एटॉमिक मास। आ गया, ठीक। तो हम आइसोटोप्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक। उसी के ऊपर से हम लोग निकालते हैं, मतलब कितने परसेंटेज, है ना। जैसे कार्बन का अगर से C12 आइसोटोप की अगर से बात करें, C12 आइसोटोप की, तो सब में ज़्यादा नेचर में प्रेजेंट होता है, मतलब ऑकरेंस जिसको कहते हैं, है ना, ऑकरेंस। तो ये क्या होता है, सब में ज़्यादा प्रेजेंट, आपको नेचर में सब में ज़्यादा C12 आइसोटोप मिलेगा। फिर उसके बाद C13, फिर लास्ट सब में कम कौन सा, C14 वाला। तो रिलेटिव एबेंडेंस जो होता है ना, रिलेटिव एबेंडेंस जो होता है उसी के ऊपर से निकालते हैं। जैसे मान लो कि C12, अब ये तो हो गए आइसोटोप्स, क्या हैं ये, आइसोटोप्स हैं किसके, कार्बन के, क्या हैं, आइसोटोप्स हैं कार्बन के, ठीक है, ये आइसोटोप्स। और ये क्या रहेगा, एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, ये आइसोटोप्स हैं कार्बन के। अब इसके अंदर में हम लोग आगे देखेंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है। C12 का एटॉमिक मास होता है एग्जैक्टली 12, इसका कितना होता है, एग्जैक्टली 12 होगा, C12 का 12 होगा एटॉमिक मास, जिसको हम एटॉमिक मास को यहाँ पे लिख सकते हैं, एटॉमिक मास, ठीक है। अब इसको यूनिट क्या यूज़ करते हैं, U, ठीक है, ये हो गया। अब वैसे ही C13 का 13.00335, 13.00335, ये भी यूनिट में रहेगा। अब C12 की बात करते हैं, C12 होगा 14.00317, 14.00317, ठीक है, ये हो गए एटॉमिक मास। मतलब जो आइसोटोप्स अलग अलग हैं, सभी आइसोटोप्स का एटॉमिक मास डिफरेंट आपको नज़र आ रहा है,
ठीक, ओके। अब एटॉमिक मास किसको कहते हैं हम? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन एटम, ठीक है, उसी से निकाल रहे हैं, ठीक। तो ये एटॉमिक मास हो गया C12 का, दिस वन इज फॉर C13 एंड दिस वन इज फॉर C14। अब एबंडेंस अगर से देखें, मतलब नेचर में कितने % वो हमें मिलता है, उसी के ऊपर से निकालते हैं हम लोग। तो अगर रिलेटिव एबंडेंस देखें, यहाँ पे लिखूं रिलेटिव एबंडेंस, ठीक है, इन %, ठीक है, तो ये अलग रहेगा। अब ये देखो, सब में ज़्यादा कौन नज़र आएगा? C12 आएगा, फिर C13, फिर C14, 98.892 ये वाला, ठीक है, % में देख रहे हैं हम लोग। फिर उसके बाद 1.108 C13 वाला, 1.108 C13 वाला, और सब में कम आएगा C14 वाला, जिसको हम 2 × 10⁻⁻10 ऐसे लिखेंगे, 2 × 10⁻⁻10 ऐसे, 2 × 10⁻⁻10 ये आएगा, ठीक है। तो अब इनके जो डेटा हमें सामने मिला है C12, C13 और C14, दैट मीन्स आइसोटोप्स ऑफ कार्बन का जितना डेटा हमारे पास है, तो इसके ऊपर से हम एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। अब वो कैसे निकालेंगे, जैसे मैं आपको बोर्ड पे बता देता हूँ, देखते रहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे निकालना है एवरेज एटॉमिक मास फ्रॉम गिवन डेटा। कैसे निकालेंगे? जैसे इज इक्वल टू 12 यूनिट इंटू 98.892 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 13.0035 यूनिट इंटू 1 है ना, देखिए 1.108 डिवाइडेड बाय 100 प्लस, अब आगे क्या करेंगे, 14 ये देखिए 14.00317 इंटू 2 इंटू यहाँ पे 2 × 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय क्या रहेगा 100 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ डेटा हमने सिर्फ पुटअप किया है ना, 12 यूनिट है क्या, 12 यूनिट यहाँ पे है, 12 यूनिट इंटू 98.892 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज देख रहे हैं हम लोग, परसेंटेज 100 हम अप्लाई करते हैं, परसेंटेज अगर से निकालना है, आउट ऑफ 100 कितना है 98.892 है, डिवाइडेड बाय 100 किया, प्लस 13.00335 यूनिट, ठीक है, इंटू 1.108 डिवाइडेड बाय फिर से 100 प्लस, अब C14 के लिए 14.00317 इंटू 2 × 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 100। तो अब इसके ऊपर से इस इक्वेशन को हम जब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद में हमें वैल्यू मिलती है 12.011 ये यूनिट। तो इसको कहेंगे एवरेज एटॉमिक मास, इसको कहेंगे हम लोग एवरेज एटॉमिक मास फॉर एलिमेंट्स ऑफ कार्बन। तो ये कार्बन के लिए हमने यहाँ पे निकाल दिया, तो इसको कहेंगे एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, विच इज कैलकुलेटेड इन यूनिट डाल्टन, है ना, डाल्टन वाला, ओके, ठीक है। ऐसे और कुछ एग्जाम्पल अगर से आपको मिलते हैं तो आप सॉल्व करिए अपने लेवल पे, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हो हम लोग, है ना। अब मोलिकुलर मास भी हम निकाल सकते हैं, मोलिकुलर मास मतलब मॉलिक्यूल का मास भी हम निकाल सकते हैं, कोई अगर से मॉलिक्यूल है तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मोलिकुलर मास और बचा हुआ जो है अगला, उसके बाद आएगा फॉर्मूला मास, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक जो 2 पॉइंट हमने आज के लेक्चर में देखे हैं, जो कि एटॉमिक एंड एवरेज एटॉमिक मास
और मोलिकुलर मास हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास हमने आज देखा, मोलिकुलर मास और फार्मूला मास हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।